कहानी मेरे जाने के बाद। सर्दियों की आहट ने फर्रुखाबाद के पास बसे एक छोटे से गांव जोता को भी हल्का धुंधला करना शुरू कर दिया था। दिसंबर के महीने में जो खूबसूरती लोगों के गालों पर उतर आती है, वही खूबसूरती मुस्कुराहट बनकर रेडी बालों के चेहरे पर नजर आती है। अक्टूबर आते ही साल भर का इंतजार खत्म जो हो जाता है। गुड़ चिक्की, गजक, गुड़गट्टा, रेबड़ी और मूंगफली वाले पूरी तैयारी के साथ एक व्यापारी की तरह खुद को तैयार करने लगते हैं। जोता गांव के प्राचीन मंदिर बड़ा मंदिर के बाहर ही एक मूंगफली वाला हरिराम, जिसका नाम था, वो हर साल में सर्दियों का इंतजार ऐसे किया करता था जैसे कि कोई प्रेमी अपनी दूर रह रही प्रेमिका का इंतजार उससे मिलने के लिए किया करता है। दरअसल हरिराम को अपने इस काम से इसलिए भी बहुत प्यार था क्योंकि बरसों से उसके दादा, परदादा और पिताजी यही काम करते आ रहे थे, तो बचपन से ही उसे इस काम के प्रति लगाव हो चला था और इसी काम से हरिराम का परिवार गांव में अच्छी पहचान वाला हो चला था और आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत था। कुल मिलाकर हरिराम का परिवार व्यापारी की तरह इस काम को बरसों से किए जा रहे थे। हरिराम अपने पिता मदन राम के साथ बचपन से ही मूंगफली बेचने बड़ा मंदिर के बाहर बैठा करता था। छोटी सी लकड़ी की बनी दुकान पर बड़े बड़े शब्दों में काले पेंट से लिखा मूंगफली वाला दूर से ही पढ़ने में आ जाता। जनवरी के महीने में कड़कड़ाती ठंड में जब लोगों के हाथ पैर कांप रहे होते थे, तो मदन राम अपनी दुकान के बाहर सिगड़ी जलाकर लोगों की मंडली को ऐसे आकर्षित किया करते थे कि लोग हाथ तापने के साथ साथ घंटों बैठकर उनकी मूंगफली के व्यापार में चार चांद लगा देते थे। एक रात को तकरीबन 10 बजे हरिराम दुकान पर सिगड़ी के बुझने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि शायद ही कोई आए। अंधेरा भी काफी हो चला था और धुंध बढ़ती जा रही थी। उसे सिवाय धुंध में से मंदिर की चोटी पर जल रहे एक बल्ब के कुछ नहीं नजर आ रहा था। फिर उसने कुछ सोचकर खुद से ही कहा, ये बाबूजी भी कहाँ अकेले छोड़ गए मुझे। दूर दूर तक न इंसान की जात, कोई भी तो नजर नहीं आ रहा, और ऊपर से कहते हैं कि 10 बजे से पहले दुकान मत बढ़ाना। फिर अपने मोबाइल में देखते हुए बोला, अरे मैंने तो समय ही नहीं देखा, ये तो 10:15 हो चले हैं। अब मैं दुकान बढ़ा देता हूँ, नहीं तो बाबा लेट होने पर भी शुरू हो जाएंगे। हाथ में ताला चाबी उठाए हरिराम सिगड़ी में आधे ठंडे पड़ चुके कोयलों में पानी के छींटे डालकर आग को बुझा देता है। हरिराम हाथ में लालटेन को उठाकर बस दुकान को ताला लगाने ही वाला होता है कि उसे एक आहट सुनाई देती है। वो चौंकता तो नहीं है, मगर उस आहट को समझने के लिए वो लालटेन को अपने हाथ से उचकाता हुआ कहता है, कौन है भाई? कोई है तो बताओ, अंधेरे में कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। कोई आवाज ना पाकर हरिराम लालटेन को एक पत्थर पर रखकर दुकान में ताला लगाने लगता है। ताला लगाकर जैसे ही उसने लालटेन को उठाया, वो किसी से टकराकर गिर गया, मगर लालटेन को उसने फिर भी संभाले रखा। किसी की उसकी तरफ भाग कर आने की आहट इतनी जल्दबाजी से गुजरी कि वो कुछ समझ नहीं पाया। टकराकर गिरने के साथ ही हरिराम चिल्लाया, कौन हो भाई? मानता हूं कि अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर ये लालटेन तो नजर आ ही रही होगी ना। जैसे ही हरिराम ने बड़बड़ाते हुए लालटेन की रोशनी से नीचे गिरे हुए शख्स को देखने की कोशिश की, एक खूबसूरत चेहरा उसकी नजरों के सामने जैसे धुंध की जगह बर्फ बनकर जम गया था। बिखरे बाल, तारों की तरह चमकती आंखें, कांपते हुए होठ। नजारा कुछ ऐसा बना कि कोहरे की चादर में हरिराम एक लड़की की आंखों में खोया हुआ था। मगर जैसे ही हरिराम की नजर उस लड़की के कानों के पास गई, तो भावनाओं की जमी हुई बर्फ एकदम से पिघल गई। उस लड़की के गाल पर खून बह रहा था। खून की धार लड़की के सर से बहकर उसकी गर्दन तक जा रही थी। हरिराम सन्न रह गया, क्योंकि वो लड़की आधी बेहोशी की हालत में थी और ये सब देखकर हरिराम के होश ठिकाने आ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने हड़बड़ी में दुकान का ताला खोला और दुकान में से पानी की बोतल निकालकर लड़की के मुंह पर पानी की छींटे मारते हुए बोला, कौन हो तुम और ये सब कैसे हुआ? किसी ने तुम्हें मारा है क्या? नाम क्या है तुम्हारा? कुछ तो बताओ। लड़की ने बहुत तड़पती हुई आवाज में हरिराम की बाहों में गिरते हुए कहा, पवित्रा,
उस रात हरिराम को अपने घर पहुंचने में काफी देर हो गई थी। पिता के पूछने पर हरिराम ने उन्हें कुछ नहीं बताया और जाकर बिना खाना खाए ही सो गया था। अगले दिन जब सुबह को हरिराम के पिता मदन राम दुकान जाने के लिए निकल रहे थे तो हरिराम ने उन्हें टोका। बाबा आप रहने दो, सर्दी ज्यादा है, आपके घुटने दर्द करने लगेंगे फिर। जितने दिनों तक धुंध और सर्दी कम नहीं होती, बड़ा मंदिर की दुकान मैं देख लूंगा, आप घर वाली दुकान संभाल लो। बेटे की अपने लिए फिक्र देखकर मदन राम का दिल जमा देने वाली ठंड में भी पसीज आया था। उन्होंने हरिराम के कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जिम्मेदार हो गया है मेरा हरि, जा बेटा जो तुझे ठीक लगे कर, और कोई हुक्म हो अपने बाबा के लिए तो वो भी बता देना। इतना कहकर बाप बेटे एक दूसरे की तरफ देखते हुए कोमलता से हंस दिए। एक बाप का सर गर्व से कई गुना ऊंचा हो जाता है जब बेटा उनकी ढलती उम्र में उनका सहारा बिना किसी मजबूरी के बन जाता है। उस बाप को अपनी परवरिश पर नाज हो उठता है। 26 साल का हरिराम जितना अच्छा बेटा था उतना ही अच्छा इंसान भी था। कई दिन बीत जाने के बाद, हर रोज की तरह हरिराम के घर से निकल जाने के बाद आज गांव में अचानक पुलिस के आने से सरसराहट फैलने लगी। पुलिस वालों को अपनी तरफ आता देखकर मदन राम सहम से गए। मदन राम पुलिस वालों से कुछ पूछ पाते इससे पहले ही पुलिस कांस्टेबल ने एक लड़की की फोटो दिखाते हुए मदन राम से पूछा, भाई मदन, इस लड़की को देखा है कहीं क्या? फोटो को अपने हाथ में लेते हुए मदन राम ने इनकार में सर हिलाया और पूछा, क्या हुआ भाई सुरेंद्र, किसकी फोटो है? कांस्टेबल सुरेंद्र ने अपनी छड़ी अपने बगल में दबाते हुए कहा, क्या बताऊं भाई साहब, 8 दिन हो गए यो लड़की मिल ना रही है। फर्रुखाबाद थाने से खबर आई है कि किसी रईस की बेटी है। आखिरी बार हमारे गांव के पास ही देखा गया था उसे, इसलिए गांव वालों से पूछताछ कर रहा हूँ। चलो चलता हूँ, कुछ पता चले तो बताना जरूर। इतना कहकर कांस्टेबल सुरेंद्र आगे बढ़ गया। मदन राम कांस्टेबल और उस लड़की के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि गांव के 2 आदमी उनकी दुकान के आगे से गुजरते हुए रुककर उन्हें आवाज लगाते हुए उनमें से एक कहता है, भाई मदन, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आजकल बड़ा मंदिर वाली दुकान ना खोल रहे? इतने सालों में पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा हुआ है कि वो दुकान बंद पड़ी है। कल रात मुझे लगा भी कोई है दुकान में, फिर मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। लाओ यहीं से तोल दो 2 किलो मूंगफली। मदन राम सोच के भंवर में डूबने लगे। मूंगफली तोलने के बाद वो हरिराम के बदले हुए बर्ताव के बारे में सोचने लगे कि आजकल हरि खाना बनवा कर ले जाता है और आकर भी नहीं खाता। दुकान पर कमाए पैसे भी मेरे हाथ में नहीं रखता। आखिर चल क्या रहा है उसकी जिंदगी में? किसी मुसीबत में तो नहीं है मेरा बच्चा। ऐसा सोचकर वो हरिराम को फोन लगा देते हैं, मगर उन्हें उस तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर मदन राम अपने उतरे चेहरे के साथ एक लंबी सांस लेकर शाम को बड़ा मंदिर वाली दुकान पर जाने का निश्चय करते हैं। रात ढल चुकी थी। मदन राम लालटेन लेकर बड़ा मंदिर की दुकान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दुकान वाकई में बंद पड़ी है। कुछ सोच में पड़कर मदन राम खुद से कहते हैं, गांव के लोग सही कह रहे थे, दुकान तो वाकई बंद पड़ी है, और यो हरिराम कहाँ है? मदन राम अपना मोबाइल अपनी जेब से बाहर निकालकर हरिराम को फोन लगाते हैं तो फोन के बजने की आवाज दुकान के अंदर से ही आ रही होती है। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं। अब मदन राम का शक यकीन में बदलने लगा। उन्होंने दुकान का दरवाजा बजाते हुए कहा, हरी तू अंदर ही है ना? क्या हुआ है बेटा, बोल तो सही। फोन के बजने की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन अंदर से हरी की कोई आवाज नहीं आई थी। मदन राम उतरा चेहरा लेकर जैसे ही जाने के लिए मुड़े तो दुकान के खुलने की आवाज आई। मदन राम ने चौंक कर पलट कर देखा तो हरी दुकान में किसी लड़की के साथ था जो बहुत सहमी हुई थी। मदन राम ने उस लड़की को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि आज सुबह ही कांस्टेबल सुरेंद्र ने उन्हें उस लड़की की फोटो दिखाई थी। मदन राम ने गुस्से में तिल मिलाते हुए कहा, हरी क्या है ये सब, और ये लड़की? तभी मदन राम ने कुछ सोचते हुए कहा, ये वही लड़की है ना जिसकी ढूंढ गांव भर में मची है। हरी ने दुकान से बाहर आकर अपने पिता को अंदर चलने के लिए कहा, बाबा पहले शांत तो हो जाइए और दुकान के अंदर आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हरी ने अपने बाबा को पूरी बात बताई और इस दौरान मदन राम पवित्रा को उसकी बेबसी को देखे जा रहे थे, साथ ही मन उस पर गुस्सा भी कर रहे थे।
कि उसे उनका ही बेटा मिला था इस झंझट में फंसाने के लिए। हरी ने बताया, बाबा ये पवित्रा है और इसके सौतेले पिता ने इसको पास के गांव में पैसों के लिए शादी के नाम पर एक बूढ़े को बेच दिया, जहां इसकी शादी तो किसी से नहीं कराई गई, लेकिन हाँ, इसको मार बहुत पड़ी और उसी मार के निशान आप देख सकते हैं इसके चेहरे पर। वहां से ये जैसे तैसे बचकर तो निकल आई, लेकिन इसके भागने की खबर पाकर इस पर हमला भी करवा दिया गया ताकि ये किसी को सच ना बता सके, क्योंकि मीडिया को अगर एक बार इस बात की भनक पड़ गई ना तो शहर में इसके पिता का जीना मुश्किल हो जाएगा और पड़ोसी गांव में उस बूढ़े आदमी का। जिस रात ये गांव से भागकर आई थी उसी रात ये यहाँ मुझसे टकरा गई, तो मैंने इसे बचा लिया। मैंने सही किया ना बाबा? मदन राम ने पूरी बात सुनकर हरिराम से कहा, बेटा तू एक अच्छा इंसान है, तूने इंसानियत के नाते इसकी मदद भी कर दी, लेकिन ऐसे कब तक इसे छिपा कर रख पाएगा? तभी पवित्रा बीच में बोल पड़ी, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं आप लोगों को तंग नहीं करना चाहती। मेरे रहने का इंतजाम मुंबई में हो गया है, मैं परसों रात को यहाँ से छिप कर निकल जाऊंगी, बस तब तक आपकी इस दुकान में मुझे शरण दे दीजिए, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। मदन राम को पवित्रा पर दया आ रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी कोई बेटी होती और वो ऐसी हालत में होती तो क्या वो कुछ नहीं करते? उन्होंने पवित्रा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर बेटी, गांव सो गया है, तू हमारे साथ घर चल, परसों तक वहीं रहना, मैं तुझे खुद तेरी ट्रेन में बैठा कर आऊंगा और मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा, वादा है मेरा ये। पवित्रा और हरी मदन राम की ये बातें सुनकर बहुत खुश थे, लेकिन इन दोनों की एक अलग खुशी भी थी जो सिर्फ मदन राम ने देखी थी। हरी और पवित्रा ने उसे सिर्फ महसूस किया होगा, मगर इसी को तजुर्बा कहते हैं जो मदन राम ने देखा था। 2 दिन बाद जब पवित्रा के जाने का वक्त नजदीक आ रहा था, तब पवित्रा ने हरी के लिए एक खत लिखा और उसके हाथ में थमा दिया। उस खत के लिफाफे पर लिखा था, मेरे जाने के बाद ही इसे पढ़ना। पवित्रा की आंखों में आंसू थे। उसने हरी की आंखों में बड़े प्यार से देखते हुए बिना बोले बस आंखों ही आंखों में ये कहा, हरी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिलूंगी, वो भी तब जब मुझे तुम जैसे एक नेक दिल इंसान से मिलने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। मैं सच में कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर मैं यहाँ रही तो तुम सबके लिए मुसीबत बन जाऊंगी, मुझे तो जाना ही होगा। हरी आंखों में आंसू लिए बस पवित्रा की आंखों से कही गई बातों को पढ़ और सुन रहा था। वो कहता भी क्या? उसे लगा कि पवित्रा अगर यहाँ रही तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसका सौतेला पिता उसे कभी भी ढूंढकर उसे कुछ भी कर सकता है। यही सोचकर हरी ने भी कुछ ना कहना ही सही समझा। तभी कमरे में अचानक मदन राम आ गए। दोनों ही उन्हें वहां देखकर सहम गए। मदन राम ने पवित्रा और हरी को देखा, लेकिन उनसे नजरें फेरते हुए बोले, बेटी तू और हरी पसंद करते हो एक दूसरे को? हरिराम को समझ नहीं आया कि वो अपने बाबा की इस बात का जवाब कैसे दे। उसे डर था कि कहीं उसके बाबा उसकी आंखों में उसकी सच्चाई ना देख लें। वहीं पवित्रा ने भी नजरें बचाते हुए कहा, नहीं नहीं बाबूजी, वो तो बस अपनापन, सहारा दिया है आपने मुझे और हरी ने। मदन राम ने फिर कहा, तुम दोनों की आंखों में जो मैंने देखा है वो सिर्फ अपनापन या सहारा नहीं है। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन आज बताता हूं कि मैं भी किसी को चाहता था कभी, लेकिन मेरे बाबा ने अपने नाम और समाज की वजह से मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया था। आज मैं वही अपने बच्चे के साथ नहीं करना चाहता। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे बता सकते हो। फिर मदन राम ने पवित्रा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे सौतेले पिता का नाम सुरेश मनचंदानी है ना बेटा? जितने पैसों में उसने तुम्हें बेचा था उसके पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं हमने। अब तुम बिल्कुल आजाद हो अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए, और तुम कोई सामान नहीं हो जो तुम्हें बेचा या खरीदा जा सके। तो खुद पर कोई एहसान मत समझना मेरा। बेटी समझा है तुम्हें तो एक बाप का फर्ज निभाया है, बस इतना ही समझना। और अब इस गांव में तो क्या, पूरी दुनिया में तू किसी की गुलाम नहीं है। तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता बेटी। पवित्रा ने पहली बार बेटी शब्द में इतना अपनापन पाया था। उसके पांव वहीं उसी जमीन में धंस कर रह गए थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस प्यार और अपनेपन की दुआ मांगी थी वो आज कबूल हो गई थी। पवित्रा की आंखों से बह रहे आंसू
बहुत सारे जज्बातों को एक साथ समेट रहे थे। उसे ये कोई सपने जैसा लग रहा था। वो बस मदन राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई रोए जा रही थी। वहीं हरि को कभी नहीं लगा था कि उसके बाबा कभी भी उसके प्यार को समझ पाएंगे। उसने अपने बाबा का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसे बहुत तसल्ली मिल रही थी इस बात से कि उसके पिता उसके साथ किसी मजबूत चट्टान की तरह डटे हैं। उसने अपने बाबा को गले से लगा लिया। हरि से उसके पिता ने कहा, मुझे तुम दोनों अपना फैसला सोच समझ कर बता दो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। और फिर मदन राम हरि और पवित्रा को उसी कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। अपने बाबा के कमरे से बाहर जाते ही हरि और पवित्रा ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और अपने दिल में उमड़ती भावनाओं को आंसुओं में बहा दिया। रोते हुए पवित्रा ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हरि, यहीं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। हरि ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर, हमें छोड़कर कहीं भी जाओ। बहुत प्यार करने लगा हूं मैं तुमसे पवित्रा। अब हरि ने अपनी जेब से वो खत निकाला जो पवित्रा ने उसे दिया था, जिस पर लिखा था, मेरे जाने के बाद ही इसे पढ़ना। पवित्रा उस खत को देखकर बोल पड़ी, अब तुम इसे पढ़ सकते हो। हरि ने उस खत को अपनी जेब में वापस रखते हुए कहा, इस पर लिखा है कि तुम्हारे जाने के बाद ही मैं इसे पढ़ सकता हूं। अब तुम मेरे पास हो तो मैं इसे कभी नहीं पढ़ूंगा। तुम मुझे खुद अपनी आवाज में मेरी आंखों में देखकर वो सब बताना जो तुमने इसमें लिखा है। मेरे लिए